हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंखुड़ी क्लासेस। आज मैं एक नया चैप्टर जो है हिंदी से रिलेटेड, ठीक है। हिंदी जो यूपी जीके होती है उसमें ज़रूर आती है, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही है। तो क्योंकि यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम है वो फंसे हुए हैं, जब भी होंगे एग्ज़ाम तो होंगे, लेकिन हमें तैयारी तो पहले ही से करके रखनी होगी। तो उसी के आधार पर मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए हिंदी का भी पढ़ाया जाए, ताकि आपको हिंदी रीजनिंग और दोनों में कवर करता रहूँगा। और संडे को जो सैटरडे होगा उसमें आपको जीके का लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं आज हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, और हिंदी का जो शुरुआत होगी वो फर्स्ट चैप्टर से होगी, वर्णमाला से, ठीक है। वर्णमाला से हम समझेंगे कि पूरी लैंग्वेज समझेंगे उसकी, और लैंग्वेज समझने के बाद उसके जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस हैं उनको भी हम समझेंगे। इन जो आपके सामने ये दिया है तो पूरा मतलब जो शुरू से मैंने लिखा है, लिखने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको करने हैं। और कैसे करने हैं वो आप समझ जाएंगे, लेकिन आप कब समझेंगे, जब इनको पूरा डिटेल से आप समझ लेंगे चैप्टर को, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। लिखा क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, देखिए अभी वर्णमाला सबसे पहले हम देखेंगे भारत के, कहाँ के, भारत के संस्कृत भाष्य शब्द से बना है। जो भारत के संस्कृत भाष्य से क्या बना है, वर्णमाला। भाष्य का अर्थ क्या होता है, बोलना, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। क्या होती है सार्थक इकाई, वाक्य होती है। वाक्य में छोटी इकाई उपवाक्य होती है। वाक्य में जो इकाई होती है छोटी वाली वो उपवाक्य कहलाती है। और उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, पदबंध। पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद, यानी शब्द जिसे कहते हैं। और पद से छोटी इकाई होती है अक्षर, ठीक है। और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि, या जिसे हम वर्ण कहते हैं इंग्लिश में लेटर। ओके, क्या होता है फिर से रिपीट करते हैं। वाक्य में छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द, पद से छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है वर्ण। ओके, ध्वनि या वर्ण, ठीक है। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं राम शब्द में, लेकिन ये एक्चुअल में 2 अक्षर नहीं है। इनको तोड़ मड़ोड़ा जाए ना तो 4 अक्षर निकलेंगे। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है राम, लिखा है 2 अक्षर हैं 2 अक्षर, लेकिन अब जब वर्ण इसमें कितने हैं, 4 वर्ण। यही तो वर्ण होते हैं, अक्षर 2 हैं लेकिन वर्ण कितने हैं, 4। रा, आ बड़ा आ, आधा मा और छोटा आ, बन के क्या बना है, राम, ठीक है। क्या बना है, राम। चलिए अब समझते हैं वर्ण क्या होता है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चारित या कथित रूप है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है, उच्चारित रूप, ठीक है। वर्ण ध्वनि का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप भी है। वर्णमाला समझते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। मानक हिंदी वर्णमाला, अब इसकी डेफिनेशन है ये मानक हिंदी वर्णमाला, इसको समझते हैं, ठीक है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 45 वर्ण, जिनमें 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण। अब देखिए उच्चारण समझते हैं, बोलने की आधार पर, मतलब जब हम बोलते हैं तो 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, लेकिन लिखित रूप में यानी लेखन के आधार पर ये 52 होते हैं, 52 वर्ण, यानी 13 स्वर और 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। आगे बताऊंगे कि क्या है ये, ठीक है। व्यंजन, स्वर, 13, 4 क्या है ये, आगे चलते हैं तो अभी देखेंगे सब में क्या है। देखिए वर्णमाला स्वर और व्यंजन से बनती है। वर्णमाला किससे बनती है, स्वर और व्यंजन से। देखिए ये है, स्वर कितने हैं, कितने स्वर है, आ छोटा बड़ा छुटी बड़ी, उ बड़ा उ, ऋषि, ए ओ औ, अंग आहा। अंग और आहा, देखिए इन 2 चीज़ों को समझिए, इनको हम कहते हैं अयोग्यवा, अयोग्यवा व्यंजन स्वर होते हैं ये, व्यंजन या स्वर, अयोग्यवा स्वर, ठीक है।
स्वर होते हैं। अब देखिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 7 8 9 10, ठीक है 10 हैं। 1 2 3 ये भी अयोग्य भाव में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हैं कैसे, 10 हैं स्वर के आधार पर, ठीक है। व्यंजन के आधार पर 13 हैं। ओके, इस तरीके से इसको 3 अलग अलग लिख के रख दिया, ठीक है। व्यंजन कितने हैं, व्यंजन उतने ही है 33, व्यंजन प्लस 2 35, ठीक है। अब देखिए का वर्ण वाले हैं ये, ठीक है। ये चा वर्ण वाले, टा वर्ण वाले, ता वर्ण वाले, पा वर्ण वाले, अंतस्थ ऊष्म संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब देखिए अंतस्थ या रा ला वा अंथा, ठीक है। ऊष्म क्या होता है, ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनमें क्या निकले, ऊष्मा निकले, ठीक है। ऊष्मा निकले यानी हीट निकलती जो बाहर, शाह, आप देख सकते हैं चेक करके, शाह शाह शाह, ठीक है। हा भी होता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो मतलब मिल के बने हो, छ त्रज्ञा ऋषि, ठीक है, श्री श्री। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए जो संयुक्त व्यंजन है ये 4 होते हैं कुल, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 52। ओके, सब इनको ही मिला के और इनको मिला के, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर। स्वर की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर, ठीक है। इनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जो स्वर होते हैं इनका जो उच्चारण होता है वो बिना किसी वर्ण के उच्चारण के आधार पर होता है। मतलब हमें किसी वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको बोलने के लिए, ये डायरेक्ट इनको ज़रूरत नहीं होती, ये सीधे बोले जाते हैं, ठीक है। देखिए हास्य स्वर, हास्य स्वर क्या होते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। आ ई उ 3 होते हैं, इनको समय कितना लगता है, आ ई उ कितना समय लगा, कम समय लगा ना बोलने में। अब देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनमें बड़े होते हैं ये, ठीक है। छोटा क्या है, हास्य स्वर, इनमें कम समय लगा, जैसे बड़ा आ ई उ ए औ, ठीक है। ये क्या है, इनमें समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये 7 होते हैं, ठीक है। हास्य स्वर जो हास्य स्वर से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं, हे राम ओम, इनमें मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है, किससे, दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे, हे राम ओम, ठीक है। अब आते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ तालु, ठीक है। इसके अग्र स्वर, आगे वाला, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग माने आगे वाला भाग काम करता है, ठीक है। जैसे ई ए ऐ, ठीक है, आगे वाला भाग काम कर रहा। ओके, मध्य स्वर, बीच वाला भाग जीभ का, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे आ बीच वाला भाग कर रहा, जीभ अंदर ही है, ठीक है। पश्च स्वर यानी पीछे वाला भाग जीभ का, जिन स्वरों के उच्चारण के जीभ का पश्च भाग, पश्च यानी पीछे का भाग काम करता है, आ बड़ा बड़ऊ ऊ ओ औ ए, ठीक है। ये सब क्या है, अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है, आगे वाला, मध्य स्वर बीच वाला जीभ का, पश्च स्वर पीछे वाला जीभ का, ठीक है। ये हो गए, ये कितने, ये देखिए, ठीक है, मैंने बता दिए। आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने डायग्राम बनाया था, अब मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम है आपके सामने, देखिए ये एक मैन है और आदमी है, इसको मैंने बनाने के बाद डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना। देखिए नासिक, ये क्या होते हैं, नासिक अंदर यहाँ के नासिक, ठीक है। नासिक जब वर्ण होते हैं, उस नासिक से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं, अंग रा णा ना मा, ठीक है। नाक से निकलने वाला स्वर, दंत मूल यानी वर्तस्य, दांत से रा ला, ठीक है। दांत से, दंत यानी दांत से निकले वर्ण वो क्या होते हैं, ता वर्ग के और सा, ता वर्ग और सा वर्ग के होते हैं। ता वर्ग और सा वर्ग कहाँ है, ये देखिए, ता वर्ग और ता वर्ग के ही रहते हैं यहाँ, ठीक है, और सा वर्ग के नहीं होते, इसमें सा होता है, ठीक है, दंत से निकलते। दंत व ओष्ठ, दंत मतलब दांत और ओंठ से निकले वो वर्ण होते हैं, जो वो कौन से वर्ण होते हैं, बा वर्ण के। ये देखिए बा,
ये है देखिए ये बावन के, ये वाह, इसमें पावर्ण के आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ओष्ट या ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा वर्ग के, ठीक है, इसमें आ जाएंगे ओष्ठ प्लस कंठ, मतलब ओंठ और प्लस कंठ से, इससे, ठीक है, शंकर जी के कंठ से, ओ अ, ठीक है। मूर्ध, मूर्धा, मूर्धन्य, ये मूर्धन्य होते हैं, मतलब इनका यूज जो होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। ये टा वर्ग में भी आते हैं, शा वर्ग में भी आते हैं। अब तालु, ये देखिए तालु है, तालु यानी जीभ, ठीक है, जीभ से, ई चा वर्ग के या और शा, ठीक है। कंठ प्लस तालु, देख कंठ और प्लस तालु दोनों को जोड़ा है ना, कंठ प्लस तालु, कंठ, कंठ प्लस जीभ, ठीक है, तालु ए, ठीक है। फिर आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य कहाँ, कंठ से ही होता है लेकिन मूर्धन्य होता है, ऋषि, टावर के और शाह, ओके। आगे चलते हैं। ओंठों की स्थिति के आधार पर, लिप्स जो होते हैं, हाँ लिप्स जो होते हैं इनकी स्थिति के आधार पर, देखिए अवर्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी नहीं होते उन्हें अवर्तमुखी या स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत ये देखिए वर्ण आते हैं, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए आते हैं, ओके। व्रतमुखी, जिन स्वर के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटाऊ, बड़ाऊ, औ आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वर, देखिए फिर से रिपीट किया है, थोड़ा सा डेफिनेशन को बढ़ाया है, ठीक है। इनका उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 माने जाते हैं। द्विगुण व्यंजनों के जोड़ने पर इनकी संख्या 35 व व्यंजन संयुक्त व्यंजनों को जोड़ने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 39 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों के वर्गीकरण में मुख्यतः परंपरागत व्यंजनों को ही लिया जाता है। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिन व्यंजनों हाँ देखिए स्पर्श, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्ध, दांत या ओंठ का स्पर्श करते हुए निकले उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, 25 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आपने देखे हैं, ठीक है। का वर्ग वाले कंठ से, चा वर्ग वाले जीभ से, टा वर्ग वाले मूर्ध व्यंजन होते हैं, ता वर्ग वाले दांत से निकलते हैं और पा वर्ग वाले ओंठ से निकलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन, ठीक है। और जो पूछे गया क्वेश्चन है आप देख सकते हैं इनको, तो मैंने वहीं से लिए गए जहाँ से ये पूछे गए हैं, ठीक है। देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है, ठीक है। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, शब्दों ने वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ ध्वनि जो कंठ से निकले, का, खा, ये कंठ ध्वनि है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, स्थान के आधार पर। अब देखिए स्थान के आधार पर डा और ढाई है जो मूर्धन्य है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ और जीभ से निकलते हैं ये। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य व वर्ण कौन से हैं, ये बताइए इनमें, तो इनमें कौन से अयोग्य व, अंग और आहा, ठीक है, ये अब ठीक है, अंग और आहा ये अयोग्य व व्यंजन है, बताया मैंने। शा, 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 हा, ये कौन से व्यंजन है, मतलब ये कहाँ से निकल रहा है, इसमें से हीट निकल रही, ऊष्मा निकल रही, तो ये कौन से हैं, संघर्षी, ठीक है। इनको मतलब बोलने के लिए समय, थोड़ा सा समय लगता है और बाहर हीट निकलती है। छा, छत्री, ये वाला ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ये तो पता ही है, ये आती है किसके अंतर्गत, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, ओके। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 13 कुल, वैसे है 10 और 3 मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, अयोग्य वाह भी है ना, ठीक है, ऋषि और अंग आहा, तो 13 हो जाएगी,
नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? तो ठा नहीं है, आ है, ऊ है, ए है, ये स्वर हैं, इनको समय कम लगता है, लेकिन ठा नहीं है। हिंदी ये स्वर नहीं है, तो ये क्या है? वर्ण है, ये वर्ण है, ठीक है, लिख देता हूँ, वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 33। स्वरों की संख्या 33 है, और कुल कितनी है? 35 है, ठीक है, कुल 35 है। सॉरी, व्यंजनों की संख्या है, ठीक है, कुल 35। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है। निम्न में से कौन अयोग्यवा व्यंजन है? तो विसर्ग वाले जो हैं वो अयोग्यवा व्यंजन होते, महाप्राण नहीं होता है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी नहीं है, अल्पप्राण भी नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होंगे। छा, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, कहाँ से छा का स्थान होता है? दंत, ओष्ठ, तालव्य, व्युत्पत्ति, ये होता है कहाँ से? तालव्य, यानी जीभ से। छा तालव्य व्यंजन है, देखिए जिसमें ये बता छा आता है, किसमें किसमें आता है ये छा? तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन चा, छा, जा, झा, ठीक है, ये होता है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए, डिस्कस किए, और क्या है कि ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप समझे भी होंगे। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम आगे लेके चलेंगे, बहुत अच्छे से हिंदी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण होती है यूपी के लिए। यूपी के कोई भी एग्ज़ाम होगा तो हिंदी ज़रूर आती है, ठीक है, लेखपाल में भी हिंदी आती है, यूपीएससी में भी हिंदी आती है, पीसीएस में भी हिंदी पूछी जाती है। जो मतलब स्टेट एग्ज़ाम होते हैं यूपी का कोई भी एग्ज़ाम स्टेट का यूपी के, तो उसमें सब में हिंदी पूछी जाती है। हिंदी इम्पोर्टेंट है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। मिलते हैं हम इसी के साथ नई क्लास में आपको, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स दिस वीडियो।